बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 48 घंटे में, उस पर हर शख्स का दिल मग़मूम है। बड़ा जुल्म हुआ। वो जो मारे गए उनके साथ जुल्म हुआ, उनके बच्चों के साथ जुल्म हुआ, उनके ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ, उनके साथ इज़हार हमदर्दी रखने वाला हर शख्स मग़मूम है। क्योंकि ज़ाहिर है जो नाहक मारा गया उसका क्या कसूर है, वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ था। कोई रियायत ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन कितने अहमक हैं वो लोग जो कोयटा होटल्स के बायकॉट की मुहिम चला रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि कोयटा होटल से जाके चाइना पी जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों ने, चंद शरपसंदों ने, चंद दहशतगर्दों ने चूँकि पंजाब में रहने वालों को मारा है, तो अब कोयटा होटल्स का बायकॉट कर दिया जाए। क्यों भाई? कोयटा क्या पाकिस्तान का शहर नहीं है? क्या कोयटा में रहने वाला हर शख्स क्या दहशतगर्द है? क्या बलूचिस्तान से जुड़ा हर शख्स काबिल नफ़रत है? वो जो मज़दूर यहाँ आकर इस्लामाबाद में या लाहौर में या कराची में मुख्तलिफ़ शहरों में अपने काम कर रहे हैं और कोयटा होटल के नाम से काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, आप जब उनके पास जाते हैं तो आपको बड़ी मोहब्बत से, एहतराम से बैठाते हैं, आपको चाय पेश करते हैं, आप चाय पी कर तारीफ़ करते हैं उनकी कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा सर्व किया। क्या वो दहशतगर्द हैं? क्यों बॉयकॉट कर दिया जाए उनका? क्यों मुआशी कत्ल कर दिया जाए उनका? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या कोयटा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या आपने उसको डिसऑन कर दिया है? क्या अब आप तमाम बलोचों से नफरत करेंगे क्या? और फिर आपको ये भी इल्म नहीं है कि कोयटा होटल पे काम करने वाले लोग जो हैं वो बलोच नहीं, पश्तून ज़्यादा हैं। और बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं बसते, पश्तून भी बसते हैं। क्या आप सूबाई तासुब फैलाना चाहते हैं? क्या आप एथनिक बुनियादों पर कौम को तकसीम करना चाहते हैं? कितने अहमक और जाहिल हैं वो लोग जो ये कैंपेन चला रहे हैं कि कोयटा होटल का बॉयकॉट कर दिया जाए, और सरकारी टीवी पर बैठकर चला रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि सरकारी टीवी पर बैठने वाले वो लोग जो महज इसलिए नून लीग की तारीफ़ें करते आ रहे थे कि नून की हुकूमत आएगी तो उनको नवाजा जाएगा, और फिर उनको नवाजा गया। नून की हुकूमत आए, उनको 10-10, 15-15 लाख रुपए नौकरियां देकर तज्जियाकार पीटीवी में भर्ती किया गया, इसलिए ताकि आज वो ये नफ़रत फैलाएं और कहें कि जी कोयटा होटल का बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के एक चंद शरपसंदों ने बलूचिस्तान के नाम पर या लिबरेशन आर्मी बनाकर पाकिस्तानियों पर जुल्म किया, दूसरे सूबों के रहने वालों की जान ली। क्या इस बुनियाद पर क्या पूरे बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों से और बलूचिस्तान से जुड़े नामों से आप नफरत करने लगेंगे? ये कैसी अहमकाना बात है? ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए फ़ौरी तौर पर। ये देखे बगैर कि उनका ताल्लुक़ वो किस कबील से ताल्लुक़ रखते हैं या किस सियासी जमात के सपोर्टर हैं, किस सियासी जमात के हक़ में तज्जिए करते हैं, ये जाने बगैर कि वो चूँकि तहरीक इंसाफ के बड़े सख्त मुखालिफ हैं तो उनको हर बात उनकी कबूल कर ली जाएगी या उनको सात खून माफ़ हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे अहमकाना लोगों का बॉयकॉट करें, कोयटा होटल का बॉयकॉट ना करें, ऐसे अहमकाना लोगों का बॉयकॉट करें जो ये मुहिम चला रहे हैं कि कोयटा होटल का बॉयकॉट कर दें और वहाँ से चाय ना पिएँ। इससे बड़ी जाहिलाना बात कोई हो नहीं सकती। आप एक सूबे में बसने वाले पुरअमन शहरियों को ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हें ओन ही नहीं करते, हम तुमसे नफरत करते हैं, हम तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं पी सकते। ये पैगाम आप उनको देना चाहते हैं? बहुत ही अफसोस की बात है। पहले ही क्या जो कुछ हम उनके साथ कर रहे हैं वो क्या कम है कि मोहसिन नकवी से ऐसे लोगों को उनकी दादरसी के लिए भेजा गया? मोहसिन नकवी जिसका कोई तारुफ नहीं है, जिसका कोई हवाला नहीं है, जिसके कोई सियासी पस मंज़र नहीं है, जिसका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो किसी मेरिट पर पूरा नहीं उतरता, वो मोहसिन नकवी जिसको आपने पीसीबी का चेयरमैन बनाया तो उसने जो क्रिकेट का भट्टा बैठा दिया है सर्जरियों के नाम पर, धमकियां दे देकर टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, मेरिट चूँकि है नहीं। और दूसरी तरफ आपने आज भेजा कोयटा, मोहसिन नकवी को कोई और शख्स नहीं मिला कोयटा भेजने के लिए, लोगों की दादरसी के लिए? क्या आपने कोई और शख्स नहीं भेजा? वो चेहरे जिनकी आवाम में कबूलियत ही नहीं है, जिनको लोग मानते ही नहीं हैं, जिन चेहरों से लोग इंसाफ की तवक्को ही नहीं रखते हैं, आप जब उनको भेजेंगे दादरसी के लिए और उनको भेजेंगे आप मामला को हैंडल करने के लिए, तो लोग कहाँ उम्मीद रखेंगे इंसाफ की? आप देखें ना मोहसिन नकवी साहब ने क्या फरमाया। इतना तो आपको बलूचिस्तान का पता है, बलूचिस्तान के बारे में आप कितना जानते हैं? वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बलूचिस्तान, वहाँ पर बहुत सारे इशूज़ हैं, वहाँ पर महरूमियाँ हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ पर बेरोज़गारी है, वहाँ पर लोगों का एक जो वहाँ का
सियासतदान है, उसने एक 30 साल से 40 साल से लोगों के जहनों की आबियारी एक ख़ास अंदाज में कर रखी है और उनको एक नफ़रत का दर्स दिया है। और फिर वहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, फिर हम उनके को स्मगलिंग के नाम पर उनको पकड़ धकड़ करते हैं। बेशुमार इश्यूज़ हैं। आपने उन मसाइल को एड्रेस करना है। वो जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, वो जो इलाज कराना चाहते हैं उनके पास खांसी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। मुझे एक बच्ची मिली तुर्बत की कोयटा यूनिवर्सिटी में, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में। उसने मुझे कहा कि मुझे खांसी थी, मुझे यहाँ इलाज नहीं आ रहा था, आराम नहीं आ रहा था, मुझे खांसी के इलाज के लिए कराची जाना पड़ा। उसने कहा सोचें कि अगर हमें खांसी के इलाज के लिए भी कराची जाना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी। आप उनको अस्पताल नहीं देते हैं, आपने उनको सड़कें नहीं दी हैं प्रॉपरली, आपने उनको कोई सहूलत ज़िंदगी की नहीं दी है। आप यहाँ तक कि उनको इंटरनेट नहीं देते हैं कि इस इंटरनेट को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी करते हैं। आप इतनी महरूमियाँ देने के बावजूद भी आप उनके नाम पर चलने वाले होटल्स का बायकॉट करना चाहते हैं। हो सकता है उसमें आधे तो यहाँ के लोग काम कर रहे हों, पंजाब के लोग काम कर रहे हों, लेकिन आप सिर्फ नफ़रत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, नहीं जी ये तो कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, एक SHO की मार है, एक SHO की। ये उनका जनाब लहजा था, यानी उनको बलूचिस्तान के मामलात से इसका मतलब है कोई इदराक ही नहीं है बलूचिस्तान की सिचुएशन कितनी वर्स्ट है और कितनी कॉम्प्लेक्स है, उन्हें पता ही नहीं है। क्या फरमाया और किस लहजे में फरमाया है मोहसिन नकवी साहब ने, आपने सुना होगा, लेकिन फिर सुनिए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ, सुनिए ज़रा। और जो इस टाइम अप्रोच है, आपका जितना मर्जी बड़ा दुश्मन भी हो वो भी कह रहा है कि ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि एक चैलेंज है वहाँ पर, आप कह रहे हैं नहीं ये कोई मसला नहीं है, एक SHO की मार है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप उस चैलेंज से निपटेंगे कैसे? आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। सड़कों पर रोककर, गाड़ियों को रोककर, शनाख्ती कार्ड चेक करके तसल्ली से वो मौत के घाट उतार देते हैं। ये और फिर जो है वो पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उनकी तंजीम में शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रियासत के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं जी ये कोई चैलेंज ही नहीं है। जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और इन अल्फाज में आप सोचें ना, जो मारे गए हैं उनके उन बेचारों के दिल पर क्या गुजरती होगी इस तरह के बयान सुन के। वो आपसे इंसाफ की तवक्को क्या रखेंगे? एक साहब टोबा टेक सिंह के, जो बेचारा एक नौजवान मारा गया, उसके वालिद ने इतनी बेबसी और मायूसी का इजहार किया है। उसने कहा कि जी मुझे कोई इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, मुझे कौन देगा इंसाफ? उसने कहा कि मुझे मरीम भी इंसाफ देंगी? नहीं, उसने कहा नहीं देंगी। हाँ, उसने कहा अगर इमरान खान होता तो चलो मैं मान भी लेता कि इंसाफ मिल जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है जो एक शख्स कर रहा है। सुनिए ज़रा क्या कहा है हमज़ा नामी एक शख्स जो शहीद हुआ दहशतगर्दों के हमले में, उसके वालिद क्या कह रहे हैं। नहीं इंसाफ मिल जाए, पहुँचाना किसी ने नहीं, उम्मीद नहीं मुल्क पाकिस्तान से, इत्थे इंसाफ कितने, कौन इंसाफ दिंदा भाई? इत्थे बीबी मरियम नूं आज सानूं इंसाफ दे दूगी? हो नहीं सकता। इमरान खान हुंदा मैं मान लेंदा। आप देखें कितने दुखी दिल के साथ वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान होता तो मैं मान लेता, मुझे मरीम में भी इंसाफ देंगे। यहाँ कोई इंसाफ नहीं देगा। ये जो मायूसी है ना, कि आपको ये मायूसी हो जाए कि मुझे इंसाफ मिलना ही नहीं है, ये किसी सोसाइटी के तबाह हो जाने की अलामत है। कि अगर कोई शख्स कह रहे हैं कि मुझे तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा, मेरा कोई बच्चा मारा गया, मुझे इंसाफ ही नहीं मिलेगा, ये सोसाइटी के तबाह हो जाने का एक सिंबल है, साइन है, उसकी अलामत है कि सोसाइटी में कुछ नहीं बचा, सोसाइटी तबाह हो गई है, सोसाइटी क्रैश कर गई है। इस सोसाइटी को, ये मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा, मैं वर्गला नहीं रहा, मैं सिर्फ एक मैसेज है जो हम दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ होगा तो लोगों की उम्मीद कायम रहेगी। लोगों की उम्मीद जब कायम रहेगी तो बड़े से बड़े चैलेंज से निपट लेंगे।
जब उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर छोटे चैलेंजेस से भी नहीं निपट सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी जैसे गैर संजीदा लोगों को, इतने संजीदा मसाइल को, क्या एक्सपर्टीज़ है मोहसिन नकवी की? ना उनकी लॉ एंड ऑर्डर की कोई एक्सपर्टीज़ है, ना मोहसिन नकवी साहब की कोई इस तरह के किसी एक गोरिल्ला वॉर है उसको हैंडल करने की एक्सपर्टीज़ है, ना वो बलूचिस्तान में कभी रहे हैं, ना वो बलूचिस्तान के मामलात को जानते हैं। 2 घंटे की ब्रीफिंग लेके आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं तो SHO की मार है, तो और फिर बाद में कह देते हैं कि जी मैंने मुहावरतन कहा था। किसने आपको मुहावरे सुनाने के लिए भेजा है? कैसे आप मुहावरे सुना सकते हैं इतने संजीदा मामलात में? यहाँ घरों में, हर घर में लाश पड़ी है, लोगों के घरों में लाशें पड़ी हैं और आप मुहावरे सुना रहे हैं कि SHO की मार है। क्या उस शख्स के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसके मैंने अभी आपको बयान सुनवाया, जो कहता है कि ये SHO की मार है? तो मैं समझता हूँ कि जितने संजीदा हालात हैं ये इस संजीदगी से ज़्यादा मुतकाज़ी हैं कि ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। और मैं फिर कहूँगा कि वो चेहरे जिन्हें आवाम की हिमायत हासिल ना हो, उन्हें देखकर लोगों को इत्मीनान नहीं आ सकता और उन्हें देखकर लोगों को चैन नहीं मिल सकता कि जिन चेहरों की लोगों को जो है वो हिमायत हासिल नहीं है। देखिए, 1-2 चीज़ें बस मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ताजरों ने आज हड़ताल का ऐलान किया मुल्क भर में, टैक्सेस के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने हिमायत का ऐलान भी किया है, मौलाना फजल रहमान ने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी किया है। पाकिस्तान भर में जो है वो कारोबार जिनके तबाह हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें बिजली सस्ती दें, क्योंकि 60 रुपये या 80 रुपये यूनिट पर दुकान तो नहीं चलाई जा सकती। अब सोचें ना, आप बिल्कुल सही है, मैं प्रिंसिपली मानता हूँ कि दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएं, उनसे टैक्स वसूल करें, लेकिन जाहिर है वो कमाएंगे तो उसमें से टैक्स देंगे ना। अपनी जो उनका प्रॉफिट है, जो कमा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, उसमें से टैक्स देंगे। जब आप खुद आपके वजीर कहते हैं अली परवेज़ मलिक के भाई 80 रुपये यूनिट पर दुकान नहीं चल सकती, 60 रुपये यूनिट पर घर नहीं चल सकता, तो फिर आप लोगों को पहले तो उनको सस्ती बिजली दें, उनको उनका हक दें, उनको कारोबार करने के मौके दें, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसके बाद आप उनसे तकाजा करेंगे ना कि वो टैक्स दें। जब लोगों का कारोबार ही नहीं है, बेचारों का, हर जगह मंदी छाई हुई है, लोग जो है वो कपड़े खरीद नहीं रहे क्योंकि वो बच्चों की फ़ीस पहले देंगे, घर में राशन पहले लाएंगे, फिर ही पैसे बचेंगे तो वो कपड़े खरीदेंगे ना। तो कारोबार तो तबाह हो गए। जब कारोबार ही नहीं चल रहे, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, दुकानदारों का कारोबार नहीं चल रहा है, तो फिर आप सोचिए कि उस पर आप जब टैक्स लगाएंगे तो वो तो चीखेगा, वो तो कहेगा मुझ पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। तो कल की हड़ताल बहरहाल एक कामयाब हड़ताल होने जा रही है क्योंकि ताजरों की हड़ताल है। हाँ, अगर ये खाली जमात इस्लामी की हड़ताल होती तो शायद मैंने उस दिन भी डाउट का इजहार किया था, लेकिन अब चूँकि ताजर इसमें ताजर तंजीमें आ गई हैं, ताजर तंजीमें कह रही हैं हम दुकान नहीं खोलेंगे, तो ये हड़ताल कामयाब होने जा रही है। लेकिन अब पता नहीं अब इससे हुकूमत को कितना फ़र्क पड़ता है। एक साहब होते हैं नूर आलम खान। नूर आलम खान JUI को भी बाद में पता चला कि ये नूर आलम खान जो हैं वो ये हमारे बंदे हो गए हैं, यानी उनको टिकट दिया JUI ने और उनकी तरफ से वो इलेक्शन लड़ लिए, और जो शायद जिनकी अगली 7 नस्लें अपनी इलेक्शन ना जीत सकती हैं उनको इलेक्शन जितवाया गया, फॉर्म 47 पे जितवाया गया। और फॉर्म 47 के जो साहब हैं MNA, वो आ गए हैं नए कानून साजियाँ लेकर, आइनी तरामीम प्रपोज़ कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि जी मखसूस नशस्तें जो है वो 51 आर्टिकल 51 में तरमीम की जाए, फिर वो कहते हैं तौहीन अदालत की क्या जो बिल है उसको मनसूख कर दिया जाए, जो कानून है उसको मनसूख कर दिया जाए, उस सिलसिले में वो बिल लाना चाहते हैं। दोहरी शरीयत वो कहते हैं जजों की नहीं हो सकती। अब JUI से पूछें तो उनको पता ही नहीं है कि ये नूर आलम खान साहब कहाँ से लेकर आ रहे हैं, किसने उनको पुड़िया बना के दिए कि जाओ ये जाके फकी खा लो, कहाँ से लेकर आ रहे हैं नूर आलम खान। JUI को पता नहीं है, MNA वो JUI के हैं, और जनाब ये न जाने, जाहिर है जहाँ से आए हैं वहीं की सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। अब दिलचस्प बात ये है कि जब आईनी तरमीम के लिए, इस तरह की आईनी तरमीम के लिए जरदारी साहब उनसे वोट मांगेंगे तो ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान जाके इनको वोट भी दे दें। बिल एक शख्स लेकर आ रहा है जिसका उसकी जमात या उसके सरबराह को पता ही नहीं है, और हो सकता है कि वोटिंग का मरला आए तो उसको वोट भी डल जाए। यही अलमिया पाकिस्तान का कि कामरान टेसोरी को गवर्नर लगाया जाता तो MKM चीखो पुकार करती है, ये कहाँ से आ गया, किसके कहने पर लगाया, हमने तो नाम नहीं दिया। और फिर जब कोई दबका शबका मारा जाता तो फिर वो कबूल कर लेते हैं, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ये हमारे ही गवर्नर है कामरान टेसोरी। तो इसी तरह से हमारे पाकिस्तान की सियासत चल रही है अनफॉर्चुनेटली। और जाते जाते ये एक मैसेज दोबारा मेरा देख लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, जो लोग नहीं सुन सके वो दोबारा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। आपको याद होगा कि
फरवरी में हमने ट्रैवल बार के साथ 4 मुल्कों का एक ट्रिप किया था, जिसमें श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। और ये इतना ज़बरदस्त भरपूर टूर रहा था, को 35 के करीब लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसलिए ये इतना ज़बरदस्त ट्रिप हुआ था क्योंकि ट्रैवल बार ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया था, यानी कि जिस दिन जो चीज़ प्लान की गई थी उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया। और ये वजह है कि वापसी पर फिर इस ग्रुप में शामिल लोगों ने अपने रिव्यूज़ भी दिए थे, जो आपने ट्रैवल बार के प्लेटफॉर्म पर देखे भी होंगे। अब हम फिर एक बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटिंग टूर प्लान कर रहे हैं ट्रैवल बार ही के प्लेटफॉर्म से, और मैं भी उस एक ट्रिप का हिस्सा बन रहा हूँ। तो ये ट्रिप जो है ये जा रहा है अगले महीने सितंबर में, को 20 से ऑनवर्ड, ये कुछ 6-7 दिन का ट्रिप है। और ये जो ट्रिप है ये बाकू और दुबई का है। तो आप जानते हैं कि दुबई अपने लिहाज से एक एंजॉय करने की बड़ी ज़बरदस्त जगह है, और बाकू अपने तौर पर एक बड़ी रिच कल्चर और एक हिस्ट्री रखता है। तो बहुत ही एक मज़े का और ज़बरदस्त ट्रिप ये होने जा रहा है। तो जो लोग पिछली मरतबा ज्वाइन नहीं कर सके थे, करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर सके थे, तो वो लोग अब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो अब हमारे साथ इस ट्रिप पर जा सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप ट्रैवल बार का जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर रब्ता कर लीजिए। कासिम साहब आपको पूरी तफसील बता देंगे।